आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। मैं आपके साथ जिन बातों पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो है कि लगातार पिछला 3 एग्ज़ाम से हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनसे हमारी मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है, तो मैक्सिमम वैसे स्टूडेंट हैं जो मेंस की तैयारी बहुत अच्छी कर चुके हैं और कुछ नंबर से 2-4 नंबर से प्री उनका नहीं हो पा रहा है। प्री में वो लगातार अ, परेशान होते जा रहे हैं। धीरे-धीरे प्री उनके लिए अब एक साइकोलॉजिकल बैरियर के रूप में काम कर रहा है। अब उनका सारा जो ज़ोर-शोर है वो कि इस पर है कि किसी तरह मेरा प्री निकल जाए, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम निकले, अन्यथा फिर पूरा जो किया धरा है, जो कुछ भी किया हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। अब आप देखिएगा तो लगातार से आखिर अगर नहीं निकल रहा है, तो कभी समझने की कोशिश करें कि आखिर नहीं निकल रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है? लगातार अगर आप दे रहे हैं और कारण अगर आप देखेंगे, लगातार आप देखिए कि 68th में अगर आप देखेंगे तो 91 जनरल का कट ऑफ गया है। 69th में बस कट ऑफ में बहुत ज़्यादा का चेंजिंग नहीं आया है। 91.67 या कुछ इसी तरह का कट ऑफ आपका जा रहा है। तो वहाँ पर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। इसका मतलब है, क्योंकि ये दोनों एग्ज़ाम जो हुआ है ये नेगेटिव मार्किंग के बाद का एग्ज़ाम है, तो इसका मतलब है कि आपके तैयारी के स्तर पर कुछ दिक्कतें आ रही है। और अगर हम जब उन दिक्कतों की बात करेंगे तो सबसे पहला चीज़ यह उभर करके सामने आता है कि सर अभी चर्चा कर रहे थे सब्जेक्ट वाइज, तो आप देखिएगा कि जहाँ तक मैं महसूस किया हूँ कि प्रत्येक लोग जो है, प्रत्येक स्टूडेंट अपना कुछ ऐसा एरिया उनका है जहाँ पर वो बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं और कुछ एरिया उनकी लिमिटेशंस होती हैं जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग सजेशन आपको देंगे कि जो आपका बेहतर एरिया है, किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी बेहतर एरिया होगा वहाँ पर खूब मेहनत किए जा रहे हैं। अपने पूरे एग्ज़ाम का या पूरे तैयारी का जो सबसे ज़्यादा टाइम है, वो ज़्यादा टाइम आप उस एरिया पर फोकस करते हैं। तो 2 एरिया लेकर के चलिए, एक जो आपकी खूबी है और दूसरी जो आपकी खामी है। आपके और इससे हर कोई वाकिफ़ होता है, क्योंकि जब आप 60 डेज़ वाले प्रोग्राम में आए हैं, जो भी अटेंड कर रहे हैं उनको पता है, क्योंकि आप फाउंडेशन वाले बच्चे नहीं हैं, ग्रेजुएशन करने वाले नहीं हैं जो आपको अपना स्ट्रेंथ और अपना लिमिटेशन पहचानने में लंबे वक्त लगे। तो अब आपको पता है, अब करते क्या है कि आपकी जो हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी जो बेहतर पोर्शन है उस पर लगातार टाइम दिए जा रहे हैं, लगातार टाइम दिए जा रहे हैं और इसकी आप हमेशा लगातार उपेक्षा करते हैं। यहाँ पर आप सोचते हैं कि किसी तरह से हमें कुछ मिल जाए और उसी के सहारे हम एग्ज़ाम कंप्लीट कर लें, उसी के सहारे हमारा काम चल जाएगा। अब यहाँ पर आप कितना भी का टाइम दीजिएगा, अरे हिस्ट्री से अगर 35 क्वेश्चन आ रहा है और आपका हिस्ट्री बहुत अच्छा है, तो आप 35 से 45 तो वहाँ नहीं कर लीजिएगा ना। तो आपको करना कहाँ पर काम ज़्यादा है? यहाँ पर जहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, उस जगह को तो पहला काम तो है कि आप अपने आप में आइडेंटिफ़ाई कीजिए कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारा वीकनेस क्या है, हमारी खूबी क्या है, हमारी खामी क्या है, हमारा लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन अगर एक बार समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप उस जगह को अगर एक बार पकड़ लिए तो फिर दिक्कत नहीं होगी, फिर हमारी भी ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। दूसरी जो समस्या उभर करके सामने आ रही है वो ये आ रही है कि आजकल लगातार बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे आपके जो बाबा लोग होंगे, जो बहुत लोग गाइड करते रहते हैं, तो उनसे सजेशन लेते हैं, उसी के अनुसार काम करना शुरू करते हैं। अक्सर देखिएगा, एक बचपन में पढ़े होंगे 2 गधे की कहानी, कि एक गधा था जिसके पीठ पर रुई लदा हुआ था और एक गधा था जिसके पीठ पर नमक का बोरा लदा हुआ था। दोनों जा रहे थे, दोनों आराम से जा रहे थे। एक जगह जाकर के देखा क्या कि दोनों जा रहे थे, दोनों परेशान थे क्योंकि दोनों पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ लाद दिया गया था। तो एक क्या किया कि देखा कि सामने पोखर है, एक तालाब है, उस तालाब में जाकर के लोटना शुरू कर दिया। लोटा तो उसका पूरा नमक जो था वो गल गया, उसका बोझ हल्का हो गया और आराम से दौड़ के भाग गया।
तो दूसरा भी सोचा कि चलो चलो हम भी जाते हैं, ये काम किया, हम भी इस तरह लौटेंगे और हमारा भी बोझ खत्म हो जाएगा, हम भी निकल जाएंगे। और उस पर तो रुई लदा हुआ था, वो गया, उसका बोझ बढ़ता चला गया, अंत में उसी में डूब करके वो मर गया। तो जो भी काम आप करेंगे, दिक्कत किस चीज़ की है कि आप बात सुन लेते हैं, सबकी बात सुन लेते हैं, लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। कैसे करें? तो लगातार आप देखिएगा कि आपको सजेशन लोग क्या देते हैं कि टेस्ट सीरीज कर लो। प्री जो है, हम फेसबुक पर या डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स हैं, वहाँ पर देखते हैं कि कुछ लोग क्वेरी डालते हैं कि अब तैयारी कैसे शुरू करें, प्री नहीं निकल रहा है उसके लिए क्या करें। और जो सजेशंस पढ़ते हैं, कभी कभी खाली टाइम में वो काम भी करते हैं, देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, आप लोग का माइंडसेट क्या है। तो बहुत लोग कहेंगे कि सेट बनाओ, खूब सेट बनाओ। चलो भाई ठीक है। दूसरा काम कहेंगे क्वेश्चन बैंक पूरा बना लो, क्वेश्चन बैंक, बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है, क्वेश्चन पूरा बना लो। ठीक है भाई, ये भी काम कर लीजिए। जब सेट लगातार बना रहे हैं, क्वेश्चन लगातार बना रहे हैं, और फिर जब बीपीएससी का, और तीसरा काम क्या करते हैं, बहुत सारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं कि टेस्ट सीरीज से क्या होगा कि टेस्ट सीरीज देते 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 हमको अभ्यास हो जाएगा एग्जाम देने का, और वहाँ पर जाकर के परफॉर्म कर लेंगे। फिर टेस्ट सीरीज में भी इस तरह के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं जो आपको एकदम आकाश में, हवा में उड़ा देता है। वहाँ पर आपका जो स्कोर रहता है, वो स्कोर जाकर के एकदम 130, 140 इतना स्कोर आता है कि एकदम खुश रहते हैं, अच्छा इस बार तो हम एकदम तोड़ ही देंगे, इस बैरियर को तोड़ना ही तोड़ना है। 140 परफॉर्म कर रहे हैं, 145 परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं कहीं 150 भी कभी कभी परफॉर्म कर देते हैं निगेटिव होते हुए भी, क्योंकि मेंटल एबिलिटी में भी उसी तरह के प्रश्न डाल दिए जाते हैं। बड़ा प्रसन्न रहते हैं जब बीपीएससी एग्जाम में जाते हैं, और वहाँ पर जब प्रश्न आता है तो फिर वहाँ पर आप पता चलता है कि ला फिर वही पुनर्मुस्को भव वाली स्थिति है। फिर वो जो हवा में उड़ रहे थे, वो हवा से जमींदोज हो चुके हैं, आपका जो हवाई किला था वो जमींदोज हो चुका है। तो रुक करके कभी सोचने का काम करें, सोचिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा और एक बार नहीं हो रहा है, लगातार बार बार रिपीट हो रहा है। 3-4 पिछले एग्जाम से लगातार रिपीट हो रहा है। अब लगातार रिपीट हो रहा है, तब तो हमें अपने अंदर देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या नीड है, और उस नीड के अनुसार हमारा काम जो है, हमारा जो पूरा स्ट्रेटजी है, हमारा जो एग्ज़ाम का तैयारी का तरीका है, हम उस तरीका को उस अनुसार लेके चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अब आप देखेंगे जनरली एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं कि जो मार्केट में चलने वाला सेट है, क्या वो आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। जितना आप उठा करके देखिएगा, मतलब कुछ पर हमारी भी नज़र पड़ी है, तो ये पुराने पैटर्न को फॉलो करते जा रहे हैं। सर अभी चर्चा कर रहे थे कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो धीरे 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 बदल रहा है। तो फिर से हम एक बार सर के ही विषय पर चर्चा करते चलेंगे कि जैसे अब जो आप पैटर्न देखिएगा, उस पैटर्न में आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की संख्या, आप कहिएगा कि हिस्ट्री में क्या कॉन्सेप्ट है भाई, हिस्ट्री में भी आप देखिएगा कि बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो जैसे जैसे पैटर्न यूपीएससी की तरफ मूव कर रहा है, यूपीएससी की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वैसे वैसे क्वेश्चन का टफनेस, क्वेश्चन में जो ट्विस्ट किया जा रहा है वो ट्विस्टनेस, ये सब बढ़ती चली जा रही है। और वहाँ पर जब तक आप क्या करते हैं, आप सेट बनाते हैं, प्लस जो आपका सोर्स मटेरियल, उस सोर्स मटेरियल में आपका जो पूरा का पूरा काम रहता है, वो रहता है फैक्ट्स रट ले, फैक्ट्स को रटने की रहती है। हर जगह इकोनॉमिक्स का भी कुछ डाटा याद रटे जा रहे हैं, लगातार डाटा सब रट गए। और हिस्ट्री में भी बहुत सारा फैक्ट है, उस सोचते हैं कि उस फैक्ट को हम रट लेंगे और इससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप ये जगह जहाँ पर जो आपके लिए सबसे कंफर्टेबल होता है, जिसको आप मान करके चलते हैं कि ये हमारा सबसे कंफर्टेबल जगह है, इस जगह पर भी जहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, 20 से 25 पहुँचते पहुँचते आप दम तोड़ चुके होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होगा तभी आप उससे ज़्यादा कर पाइएगा, तो वहाँ पर भी आप दम तोड़ रहे हैं। दूसरा चीज़ आप देखेंगे, ज्योग्राफी को जब आप तैयार करते रहते हैं, कुछ विशेष पोर्शन को, कुछ फिजिकल का और कुछ जगह को लेकर के, और फिर छोड़ देते हैं।
जबकि आप प्रश्नों को देखेंगे तो 4 से 5 प्रश्न जो है वो मैप आधारित प्रश्न पूछा जाता है। और कभी भी किसी को हम नहीं देखते हैं कि मैप पर थोड़ा नज़र डाले, चाहे वो बिहार स्पेसिफिक प्रश्न हो, चाहे नेशनल या वर्ल्ड से ज्योग्राफी से भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप देखिएगा कहिएगा कि नहीं ये तो फिक्स एरिया है, जहाँ लड़ाई चल रही, जो भी जगह किसी न किसी कारण से रिलेवेंट हो गया है, नेशनल इवेंट में रिलेवेंट हो गया, वहाँ से मैप आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और ये सारा पैटर्न यूपीएससी का है। वहाँ पर अगर आप करंट की तैयारी करेंगे, हर जगह पर आप देखिएगा कि मैप आधारित वहाँ से तैयारी करवाई जाती है, वहाँ से उठा करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो कोर एरिया है उसको आप इग्नोर कर देते हैं। पॉलिटी में भी अगर आप देखेंगे तो आपका सारा दारोमदार रहता है आर्टिकल, और उस आर्टिकल के भीतर क्या है उसका हेडिंग, उसी को रट जाए, शेड्यूल आर्टिकल और इसको रट गए, लगता है कि पॉलिटी मेरा पूरा हो गया। और आप प्रश्न देखिएगा तो प्रश्न वहाँ पर संसदीय प्रणाली से, राष्ट्रपति के इलेक्शन से या चुनाव से, और जैसे अभी चुनाव हुआ है तो बहुत रिलेवेंट हो गया, तो इस तरह के प्रश्न वहाँ पर पूछे जा रहे हैं, वहाँ पर फिर आप फंस जाते हैं। इकोनॉमिक्स का तो पूरा बेड़ा ही गर्क कर लिए हैं। इसलिए बेड़ा गर्क कर लिए हैं क्योंकि आप पूरा काम जो भी अभी से पहले आपको बतलाते होंगे कि सर्वे का जो शुरू का 10 गो पेज रहता है ना, उसको केवल पढ़ लीजिए, वहाँ से पहले आ भी जाते थे। 67वीं तक देखिएगा तो वहाँ से 5-7 प्रश्न आ जाते थे एकदम डिट्टो। लेकिन पिछला 2 एग्जाम से आप देखिएगा तो यहाँ पर भी जा करके आप गड़बड़ा रहे हैं, और यहाँ पर भी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछा जा रहा है। तो डाटा जो आप रटते हैं वो तो रिलेवेंट है, लेकिन जब तक उस डाटा को आप उसके कंसेप्ट से, उसके थ्योरी से नहीं रिलेवेंट बनाइएगा, जब तक उसके साथ इंटर रिलेटेड नहीं कीजिएगा, तब तक वो काम नहीं चलने वाला है। यही स्थिति खासकर जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए सबसे बड़ा हर्डल बन जाता है। ये 3 जो बी, पी और सी जो आपको दिख रहा है, ये हमेशा आपका बीपी बढ़ाते रहता है। कैसे? यहाँ पर जाकर के आपको लगता है कि शुरू से एक तो साइकोलॉजिकल बैरियर रहता है कि साइंस हमसे नहीं होने वाला है, और दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर भी जो आप स्ट्रैटेजी अपनाते हैं वो स्ट्रैटेजी उसी तरह की स्ट्रैटेजी रहती है कि पिछले साल का क्वेश्चन कुछ रट लेंगे, वहाँ से प्रश्न आ जाएंगे, उतना ही बहुत है। और बहुत ले दे करके जो आपको सजेशन मिलते हैं वो देखते हैं अरे कुछ मत पढ़ो, लुसेंट पढ़ लो ना, लुसेंट से सब हो जाएगा। उसी चक्कर में रहते हैं कि हाँ लुसेंट रट लेंगे, ये तो मेरा निकल जाएगा, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके कारण से बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन तो आप कर भी ले, फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रश्न में जाकर के फंसते हैं और उसको गलत सलत करके वहाँ पर आप आते हैं। बायोलॉजी हालांकि चूँकि थोड़ा सा इजी रहता है, कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं जहाँ से लुसेंट से आप कर ले पाते हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि कर ले पाते हैं तो वो हमारे लिए सफिशियंट है। आगे ये भी बदलेगा, अब बदले, कुछ दिनों के बाद बदले, 2-4 एग्जाम के बाद, लेकिन ये तीनों का पैटर्न फिर वही यूपीएससी वाले पर जा रहे हैं। नहीं तो आप जाकर के देखेंगे पहले वहाँ पर भी साइंस में इसी तरह के कुछ फैक्चुअल प्रश्न पूछ लिए जाते थे, अब वो बदलते जा रहा है। तो जैसे जैसे ट्रेंड बदलेगा आपके लिए भी हर्डल बढ़ेगी। अब हम लोग आते हैं मेंटल एबिलिटी का, तो हर साल एक ही लेवल रहता है, और आर्ट्स बैकग्राउंड वाले जो बच्चे हैं वो वहाँ पर जाकर के मुश्किल से 2-3 प्रश्न कर पाते हैं, 2-3 प्रश्न से ज़्यादा टच करने की भी कोशिश नहीं करते हैं। और ख़ासकर जब से निगेटिव मार्किंग हो गया है तो इससे बचने की ही कोशिश आप करते हैं। अगला जो टॉपिक आया वो रहा करेंट अफेयर्स। यहाँ पर भी एक आम धारणा रही है कि ऑब्जेक्टिव पहले जो पूछा जाता था, कुछ सम्मेलन, कुछ सैन्य अभ्यास, कुछ ये सब रट लेते थे, यहाँ से प्रश्न आ जाएंगे और वहाँ से आ भी जाते थे। लेकिन पिछला 2 साल से आप देखिएगा कि यहाँ पर भी स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 3-4 स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और ये भी आपके लिए धीरे धीरे बहुत बड़ा हर्डल बनते जा रहा है। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार पिछले 3 साल से ये 60 डेज बैच, जैसे हमारा यहाँ का 3 बैच प्री को लेकर के हम लोग चलाते रहे हैं। एक चलाते हैं जो फाउंडेशन बैच है हमारा, जो जो स्टार्ट किए हैं उनके लिए है। दूसरी बैच जो हम चलाते हैं वो हमारा फोकस बैच था, 6 मंथ का था। विद इन 6 मंथ आई हैव कंप्लीटेड दैट बैच। हमने उस बैच को कंप्लीट किया 6 मंथ के अंदर।
तीसरा बैच जो हमारा है, हमें हर साल टारगेट बैच चलाते हैं 60 डेज का, और इस 60 डेज में हमने पूरे सिलेबस को कवर करने का, मतलब हमारा जो स्ट्रेटजी है उसके तहत हम पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हैं। अब कहिएगा कि भाई 60 डेज में फाउंडेशन जो है वो 12 से 14 महीना में पूरा होता है, फोकस जो है वो 6 मंथ में पूरा करते हैं, और इसको आप 2 ही महीना में कैसे कब बता दीजिएगा, 2 महीना में आप कैसे कंप्लीट करवा दीजिएगा। तो सर, सर्वेश सर, हम लोग हिंदी पढ़ते थे सर्वेश सर से, तो एक प्रसाद के बारे में कहा करते थे, जयशंकर प्रसाद के बारे में कहा करते थे कि मैं, जयशंकर प्रसाद का स्टेटमेंट था कि मैं रिक्शे और खोमचे वालों के लिए नाटक नहीं लिखता हूँ, तो सुरुचिपूर्ण सामाजिक होंगे उनके लिए मैं नाटक लिखता हूँ, वही हमारी चीज़ों को समझ पाएंगे, उन्हीं के समक्ष इसका अभिनय हो सकता है। तो यह जो 60 डेज बैच होगा वो उन्हीं लोगों के लिए होगा जिनका कोई एक लेवल हो। आप सोचिएगा कि हम इस 60 डेज क्लास के सहारे हम अपना पूरा बीपीएससी प्री की तैयारी कर लें, तो हमारा आपके साथ हम प्रणाम करेंगे, हम कहेंगे कि ये काम हम नहीं कर सकते हैं, ये हमारे बस की चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम वहाँ पर आपको कंसेप्ट के बारे में बतलाते रहेंगे, आप वहाँ पर कुछ नमूना फैक्ट को लेकर के प्रश्न पूछना शुरू कर दीजिएगा, तो हो ही नहीं सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। और वो न तो हमारा हम उस स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं, और न ही आप क्या कीजिए कि आप उस पूरे क्लास के का जो तरीका है, तौर तरीका है, उस सब पर इफेक्ट पड़ेगा, और वो लेंदी होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो हम पहले आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपका पहले एक लेवल हो, आप उस लेवल तक पहुंच गए हैं, मीन्स की प्री की तैयारी, एक बार पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं, एक बार पूरे सिलेबस पर नज़र दौड़ा चुके हैं, और लुसेंट से पढ़ करके आप नहीं आइएगा, आप जो भी रिलेवेंट टेक्स्ट बुक है, जो एनसीईआरटी बुक है, उसको पढ़ करके एक स्तर तक पहुंच चुके हैं, तभी ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये हमेशा आप ध्यान में रखिए, ये क्लास आपके लिए तभी बेनिफिशियल होगा जब आप एक बार कम से कम एनसीईआरटी को पढ़ चुके होंगे। और दूसरा चीज़, जो सोर्स मटेरियल के बारे में अब आप कहते हैं, तो आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा, अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप जाइए और अब एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कीजिए, तो आपको पता चला कि आपका पूरा 6 महीना जो है, 6 महीना कम से कम लगेगा आपको एनसीईआरटी पढ़ने में और समझने में, तो मैं अपेक्षा आपसे रखूँगा ही नहीं। तीसरी बात जो हम लोग शुरू करते हैं कि ठीक है भाई, हम लोग का क्लास का स्ट्रैटेजी क्या होगा, हम लोग कैसे इस पूरे क्लास को संचालित करते हैं, या लगातार पिछले कुछ सालों से हम लोग कैसे इस क्लास को संचालित करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने 67th के लिए शुरू किया था। 67th में हमने एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी, तो कुछ उस समय के बच्चे थे, उन लोगों का फिर डिमांड था कि हम लोग फिर से उसी स्ट्रैटेजी को अपनाएं। 67 और 68 के लिए हम लोगों ने शुरू किया था। तो क्लास शुरू करने से, क्लास में पूरा सब कुछ डिस्कस करने के बाद कुछ प्रश्न हम प्रोवाइड करवा देते थे, और कुछ प्रश्न प्रोवाइड करवा के आपके ऊपर छोड़ देते थे कि आप लोग भाई उसको सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा, और फिर हम आपको आंसर प्रोवाइड करवा देंगे। अब देखिए समस्या कहाँ पर आती है, बहुत सारे बच्चे थे वहाँ। अब क्या करते थे कि कोई प्रश्न नहीं सॉल्व करते थे, कहते थे फालतू प्रश्न है, बहुत हाईफाई आप पूछ दे देते हैं, ऐसा प्रश्न थोड़े ही पूछता है परीक्षा में, वहाँ पर तो पूछता है सिंपल सा प्रश्न, आप इतना टफ प्रश्न दे रहे हैं, ऐसा प्रश्न थोड़े ही पूछता है। लेकिन जब एग्जाम, उसमें से तो बहुत लोगों ने बना करके देना छोड़ दिया, तो हम सोचे कि अच्छा चलो अब इस पर अंकुश कैसे लगाया जाए। तो हमने कहा कि जो आंसर मुझे भेज देंगे ना, उन्हीं को मैं आंसर प्रोवाइड करूँगा। तो मुश्किल से 7 बच्चे थे जो आंसर प्रोवाइड करवा रहे थे, जो हमको लिख करके अपना आंसर भेज रहे थे। और ये देखिएगा, मैं मतलब बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं बोला, उनमें से 5 बच्चे का आराम से प्री निकल गया था। तो आपके स्तर पर ये है कि आपको भी, आप हमारे स्तर पर, हमारे स्ट्रेटजी के अनुसार, हमारे क्लास के अनुसार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ देखिएगा कि सब आपको सजेशन देते हैं, सोर्स मटेरियल पढ़िए। अब मैं सोर्स के जगह पर 2 ही सजेशन देने जा रहा हूँ। एक, कि आप अभी तक जो कुछ भी पढ़े हैं उस पर भरोसा कीजिए, और मेरी तरफ से जो काम कीजिए वो काम है आपको क्वेश्चन बैंक पर काम करना। क्वेश्चन बैंक को आप बाइबिल या गीता की तरह या कुरान, उसकी तरह आप उसको समझ लीजिए कि अब यही हमारा सब कुछ है। वही नहीं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वही सब कुछ है। कैसे है? तो
अब इसको लेकर के क्या कीजिए कि उठाइए क्वेश्चन बैंक और उसको रटना शुरू कर दिए, सब क्वेश्चन को बनाना शुरू कर दिए और रटना शुरू कर दिए, तो फिर वही स्थिति रहेगी। क्वेश्चन बैंक को पढ़ने का मतलब है कि आप क्वेश्चन, जैसे ही क्वेश्चन पर आप नज़र दौड़ाइएगा और खासकर उस तरह का प्रश्न लीजिएगा जहाँ पर बाइफर्केट करके कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग दिया हुआ हो, हर सब्जेक्ट का किस किस वर्ष में क्या प्रश्न पूछा है वो दिया हो, तो आपको और आसानी मिलेगी। और अब ऐसे बहुत सारे अवेलेबल हैं यहाँ मार्केट में। तो वहाँ पर आपको करना क्या है कि पहले तो आपको उस पैटर्न को पढ़ना है, पैटर्न को देखना है। प्रत्येक सब्जेक्ट से प्रत्येक एरिया में आप देखिएगा जाकर के कि कुछ कोर एरिया होता है जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है और बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वहाँ से प्रश्न की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, वहाँ से प्रश्न भी लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप अपने पूरे तैयारी के दौरान उस कोर एरिया को ज़्यादा फोकस कीजिएगा, उस कोर एरिया पर आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। कुछ एरिया जो होते हैं वो उपेक्षित होते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बहुत कम होती है। जैसे हिस्ट्री में अगर आप लीजिएगा तो ब्रिटिश एक्सपेंशन से बहुत कम प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन रिवोल्ट से लेकर के और 1947 तक में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। तो उस जगह को फोकस कीजिए। एक्सपेंशन पे थोड़ा कम टाइम देंगे, वहाँ से एक आध प्रश्न पूछे जाते हैं और एक आध प्रश्न में भी एरिया फिक्स है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस सब जगह को हम फोकस करेंगे। तो ये चीज़ आपको डेवलप करना पड़ेगा। कुछ जगह तो हम आपको बतलाते चलेंगे कि ये जो हमारा क्लास पैटर्न है, उस पैटर्न में हमने उसी टॉपिक को सेलेक्ट किया है जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कोर एरिया है, और उस कोर एरिया को कैसे हमें कवर करना है। दूसरा चीज़ आप देखेंगे कि क्वेश्चन बैंक के साथ साथ आप उसको, जैसे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, मैपिंग के साथ उसको लेकर के चलिएगा। तो और कुछ करें ना करें, मैप अपने साथ ज़रूर रखें। वो आपके लिए हिस्ट्री के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, ज्योग्राफी के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। एक बार अगर ध्यान में मैप आ जाएगा तो, और हमारा पूरा क्लास उसी के साथ संचालित होता रहता है। तीसरा काम करेंगे कि प्रश्न जब आप पढ़ रहे हैं तो प्रश्न के साथ हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अब जैसे कोई स्टेटमेंट देकर के प्रश्न पूछा गया तो वहाँ पर और अब क्या संभावना बन रही है। इस जगह का अगर स्टेटमेंट से प्रश्न पूछ लिया गया है तो इसमें स्टेटमेंट को बदल करके, ट्विस्ट करके किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और हमारा वहाँ पर क्या रिस्पॉन्स होगा। तो ये 3-4 काम अगर आप क्वेश्चन बैंक पर कीजिएगा तो वो आपके लिए बहुत ही धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा। हम लोग आते हैं, हमारी जो स्ट्रैटेजी है, हम पूरे क्लास को किस तरीका से देंगे। हाँ, एक चीज़ और छूट गई, वो बात कहते हैं, जैसे आप सर चर्चा करते हैं 150 प्रश्न जो आते हैं, इस 150 में एक और कैटेगरी है बच्चों की जो लगातार, जैसे आप 150 देखेंगे तो यहाँ 15 प्रश्न जो होते हैं वो हमेशा, कोई भी एग्ज़ाम उठा करके देखिएगा तो एक्सेप्शनल प्रश्न रहते हैं। उसकी जानकारी न किसी, जितना चीज़ आपने पढ़ रखा है, जो भी आपका सोर्स मटेरियल वहाँ पर नहीं रहेगा, इवन हमारे पास भी नहीं रहेगा। और मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं उनका जो फोकस होता है वो इस 15 प्रश्न पर फोकस होता है। वो साल भर अलग अलग मतलब कहीं से पता चलेगा कि उस किताब में ये प्रश्न पूछा गया है, पता चला कि वो आरपी त्रिपाठी और फलाना ठिकाना जिसका किताब मिल गया उसी की किताब को लेकर के अब पढ़े जा रहे हैं कि यहीं से एक प्रश्न पूछा गया था। वो एक प्रश्न की, या इस 15 प्रश्न के पीछे, इस 15 प्रश्न को तैयार करने में एक लंबा टाइम गुजार देते हैं, या इसका आंसर खोजने में एक लंबा टाइम गुजार देते हैं। और डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के कहेंगे कि ये 15 क्वेश्चन जो था एक्सेप्शनल, ये आप करवाए थे कि नहीं करवाए थे। तो यहाँ पर भी आप एकदम माइंड मेकअप होकर के जाइए कि ये 15 प्रश्न हमेशा नया रहेगा, ऐसा रहेगा हमेशा जिसकी आपको हवा नहीं लगेगी, और आपको उसके पीछे नहीं भागना है। क्यों? क्योंकि आपका सिलेक्शन इस 15 प्रश्न से नहीं होने जा रहा है। आपका जो सिलेक्शन होगा वो 135 प्रश्न से ही होने जा रहा है। इस 15 से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे, एक्सेप्शनल प्रश्नों के पीछे आप नहीं भागें।
अब हम लोग आते हैं कि भाई सब प्रत्येक सब्जेक्ट को हम लोगों ने, चूँकि इस क्लास को हम लोगों ने इस बार डिज़ाइन किया, पिछले बार हम लोग थोड़ा अलग तरीक़ा से डिज़ाइन किए थे। इस बार हमने जहाँ जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा फंस रहे हैं उस एरिया को फोकस करते हुए उस एरिया पर ज़्यादा काम करने की कोशिश हम लोगों ने की है, उस एरिया को ज़्यादा टाइम देने का कोशिश किया है। तो इस पूरे क्लास को हम लोगों ने जो डिवाइड किया है वो मैं सबसे पहले हिस्ट्री को देखेंगे तो हम लोगों ने मात्र 12 क्लास दिया है। 12 क्लास में हम लोग पूरे हिस्ट्री के टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ज्योग्राफी 6 क्लास, पॉलिटी जो होगा ये भी 6 क्लास में होगा। इकोनॉमिक्स को हम लोगों ने ज़्यादा वक्त दिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सभी लोग आप लोग फंस रहे हैं, तो वहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करने की और कंसेप्ट के साथ साथ इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में दिक्कत ना आए। तो ज्योग्राफी का इकोनॉमिक्स का जो क्लास है सर्वेश सर लेंगे और यहाँ हम लोग 10 क्लास इकोनॉमिक्स को फोकस करने, मतलब इकोनॉमिक्स को देने जा रहे हैं, इसलिए ताकि सबसे ज़्यादा समस्या आपको यहाँ पर होती है। यहाँ पर आपको हवा भी नहीं लगता है, तो कोशिश हमारी रहेगी कि हम यहाँ पर ज़्यादा वक्त दें। फिर आता है साइंस। साइंस में हम लोग 15 क्लास लगभग देने जा रहे हैं। 15 क्लास साइंस को देंगे। पूरा साइंस प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी है इसी को लेकर के हम 15 क्लास में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद रह जाता है मेंटल एबिलिटी को हम लोग 1 से 1 क्लास देंगे और बाकी रेस्ट जितना क्लास बचता है वो हमारे पास जो रहेगा वो करेंट अफेयर्स के लिए रहेगा। अब कहेगा बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ये तीनों में कवर होता चला जाएगा। तो रेस्ट जितना भी बच जाता है वो लास्ट में हम लोग करंट अफेयर्स को देंगे ताकि पूरी मुकम्मल तैयारी आपकी हो सके। अब आता है सब्जेक्ट वाइज, तो हिस्ट्री मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ज्योग्राफी विजय सर आपके साथ डिस्कस करेंगे, पॉलिटी जो है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इकोनॉमिक्स सर्वेश सर क्लास लेंगे, साइंस का क्लास अखिलेश सर लेंगे और कुछ क्लास राहुल रत्न सर लेंगे, करंट अफेयर्स का क्लास मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और मेंटल एबिलिटी का 1 या 2 क्लास जो होगा वो दीपांकर सर डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो इस पूरे तरीका से हम लोग इस पूरे क्लास को संचालित करेंगे। क्लास का जो हमारा मोड होगा हम लोग थोड़ा सा क्लास को चेंज भी करेंगे। जैसे क्वेश्चन आधारित क्लास हम लोग शुरू करेंगे। जैसे अभी तक जो चला रहे थे वो सिंपली क्लास में आते थे, लेक्चर देते थे, प्रश्न आपको प्रोवाइड करवाए थे। इस बार से हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट में, सब सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होगा, कुछ सब्जेक्ट में सबसे पहले हम आपके पास क्वेश्चन ही प्रोवाइड करवाएंगे और उसी के अनुसार उस पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसके टॉपिक को डिस्कस करने के बाद फिर उस टॉपिक से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न आपको प्रोवाइड करवाएंगे और हमारी जो कोशिश होगी कि आप उस पर काम करें, आप उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और धीरे धीरे उस इम्प्रूवमेंट से हम पूरे क्लास को भी मेज़र करने में सक्षम होंगे। आपका क्या 1 to 1 क्या चल रहा है उसको भी हम समझने में सक्षम हो जाएंगे। तो इस तरीक़ा से अगर आप हमारे साथ काम करते हैं तो देखेंगे कि हमारा जो क्लास होगा सुबह 7:30 से लेकर के 9:30 AM में संचालित होगा। तो 2 घंटे की क्लास होगी और 2 घंटे की कॉम्प्रिहेंसिव क्लास होगी। तो और काफ़ी कॉम्पैक्ट क्लास रहता है। तो हमारी जो ज़रूरत होगी, आपसे जो ज़रूरत होगी, आपसे एक ही चीज़ की ज़रूरत होगी कि आप यहाँ पर रेगुलर रहें। एक भी दिन की इरेगुलरिटी आपको पूरी तरह से समाप्त कर देगी। तो हमेशा आप यहाँ पर रेगुलर रहेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि अगर हम 2 घंटा दे रहे हैं तो हम अपेक्षा करेंगे कि आप हमें अपना 4 घंटा दें। तो इस तरह जो 6 घंटे का हमारा आपका जो ताल्लुकात होगा वो आपको किसी न किसी तरह से एग्ज़ाम के बैरियर को तोड़ने में सक्षम बनाएगा। तो लगभग बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। सर्वेश सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं उस पर आपके साथ